1573 उदय सिंह की हुई मांग। गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का दाह संस्कार चल रहा था। उदय सिंह के ऊपर ज्यादा प्रभाव था पटियानी रानी का, और पटवानी रानी का पुत्र था जगमान। अब मेवाड़ गोगुंदा के अंदर, मेवाड़ के अंदर एक रिवाज है कि जो राणा बनेगा वो दाग संस्कार में नहीं जाएगा। तो जब उदय सिंह का दाग संस्कार चल रहा था तो वहां पर कुछ सामंतों ने पूछ लिया कि जगमान कौन दिखे, जगमान किन है? पूर्वी जगमान आपको पता नहीं, स्वर्गीय महाराणा ने जगमान को तो राणा बना के चले गई, राणा बना के चले गए। नियम के विरुद्ध ये कैसा कार्य मालूम? राणा का हकदार तो कुंवर प्रताप है, कुंवर प्रताप यहीं के दाह संस्कार के समय। पूर्वी राणा का हकदार जगमान को राणा कैसे बनाया? वो तो छोटा पुत्र है, जबकि राजगद्दी का हकदार कौन होता है? बड़ा पुत्र। अगर कुंवर प्रताप को अयोग्य समझे कि राजगद्दी के अयोग्य नहीं है, तो किस कारण से अयोग्य नहीं है ये बताओ? तो कुंवर प्रताप को छोड़ के जगमान को कैसे बनाया? सारे सरदार इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर करसनदास सुलावत के पास गए। यहीं पर ये कौन है? ये है चूड़ावा शख्स, और चूड़ावतों की सहमति से ही मेवाड़ में राणा बन रहा था। तो सभी ने कहा कि देखो चूड़ावत जी, अकबर जी से शक्तिशाली दुश्मन तो सिर गोपर है, अठ घर की राड़ और शुरू कर दी, तो अब तो थारे हाथ में, और थे ही निर्णय करो के करना। तो करसनदास चूड़ावत ने यही गोगुंदा में तलवार बांध के महाराणा प्रताप का कर दिया राज्याभिषेक। सारे सरदार इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर कुंभलगढ़ गए। उसी दिन की बात है ये, 28 फरवरी को। सभी इकट्ठा होकर कुंभलगढ़ गए। महाराणा प्रताप बाहर रुक गए, अंदर सरदार गए। जगमान राजगद्दी पे बैठा था, उसका हाथ पकड़ के उठाया, बोले यहां पर महाराणा बैठेंगे, महाराणा के परिवार वाले सामने बैठेंगे, आप सामने बैठो। जगमान विरोध कर नहीं सकता था, क्योंकि सारे के सारे सामंत कुंवर प्रताप की ओर थे, महाराणा प्रताप की ओर थे। तो जगमान नाराज होकर चला गया अकबर के पास। अकबर ने इसे जागीर दी थी जहाजपुर की, भीलवाड़ा में पड़ता है, ये प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। और बाद में सिरोही साइड की जागीर थी, वहां पर अपने साड़े से लड़ते हुए 1583 में जगमान मारा गया। अब दोबारा कुंभलगढ़ दुर्ग में विधिवत तरीके से दोबारा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। कहते हैं कि इस राज्याभिषेक के समय मारवाड़ से राव चंद्र सेन, जो कहते हैं महाराणा प्रताप के मामा लगते थे, वो भी इस समय आए हुए थे। तो अब नया महाराणा कौन आ गया? महाराणा प्रताप। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक चीज पूछी जा चुकी है। इनका शासनकाल आपको रटना पड़ेगा, बाकी का पढ़ो या न पढ़ो, इनका पढ़ना पड़ेगा। यहीं से भी उसने प्रश्न पूछ ली घुमा फिरा के। एक बार ऐसे पूछा कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 97 में से घटा दो। जन्म से संबंधित अनेक अलग अलग ग्रंथ इनका जन्म अलग अलग बताते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जा चुका है, जिसका उत्तर माना गया, अपन वही देख लेंगे। इनका जन्म हुआ 9 मई 1540। ये ना याद रखो तो ये तो याद रखना ही रखना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार। और कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल में। हाँ जुना का सही, कोई बात नहीं। अब इसको देखो कैसे घुमा के पूछा उसने। महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी उम्र क्या थी? यानी ऑप्शन से भी काम नहीं चलेगा। एकमात्र शासक है जिनके सारे प्रश्न पूछ ली घुमा फिरा के। तो 72 और 40 यानी लगभग उनकी उम्र क्या थी? 32 वर्ष। माता का नाम सेहंताबाई। ननिहाल कहां है महाराणा प्रताप का? पाली। पाली वाले कहते हैं कि नहीं जी, महाराणा प्रताप का जन्म हमारे यहाँ हुआ था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है और अपने रूल होता है कि ज्येष्ठ पुत्र हमेशा कहां है? ननिहाल में होता है। तो वो कहते हैं कि पाली, लेकिन आपको ये याद रखना है पिता कौन हो गए? उदय सिंह। पत्नी, राजाओं की कई पत्नियां होती थी, लेकिन मैन वही याद रखनी है जो विकट परिस्थिति में महाराणा के साथ रही थी। क्या नाम है? अजबदे पंवार। ये बिजोलिया के रामरथ की पुत्री है अजबदे पंवार। और पुत्र भी उसी को याद रखना है जो आगे राणा बनेगा। कौन? अमर सिंह। और बचपन का नाम? बिलों के छोटे बच्चे को कीका बोलते हैं, बचपन का नाम कीका। गुरु राघवाचार्य। और वैसे अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की शस्त्र विद्या की शिक्षा इसने दी थी जयमल राठौड़ ने। चलो ये तो नॉर्मल बातें जो सबको पता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर।
अब महाराणा बने हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका विधिवत राज्याभिषेक हो गया। उधर अकबर को भी टेंशन हो गई क्योंकि राव चंद्रसेन आया हुआ है, तो दोनों कहीं एक गुट में न हो जाए। तो यहां पर अकबर ने अपनी चौकियां मजबूत कर दी ताकि चंद्रसेन और महाराणा ज्यादा मुलाकात ना कर सके। अब जब वो राणा बने हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि राणा बने हैं तब उनको क्या मिला है विरासत के रूप में। अकबर से दुश्मनी तो विरासत के रूप में मिली भी नहीं, वो तो शुरू से ही चली आ रही है, इन्होंने नहीं पाई है दुश्मनी, वो तो शुरू से ही चल रही है उदय सिंह के समय। जब इनका राज्याभिषेक हुआ है उस समय इनके पास कितना मेवाड़ है ये तो देखिए, पूरा मेवाड़ तो इतना है, इसमें से इनके पास कितना है जब इनका राज्याभिषेक हुआ। चित्तौड़ दुर्ग तो पहले से ही जा चुका है भाई, ये दुर्ग तो 1568 में अधिकार हो गया। किसका? इसका मतलब चित्तौड़ तो नहीं है। तो अरे ठीक रहे, मोबाइल नहीं तो कर ले। इधर वाली तो साइड है ना, इधर वाला मेवाड़ मुगलों के कब्जे में, और आधा जो मेवाड़ है इस साइड का वो महाराणा के अधिकार में है। दुश्मनी विरासत में मिली हुई है, मेवाड़ जो मिला है वो मेवाड़ आधा मिला है। लड़ाई तो होगी, भावी युद्ध तो होगा, ये कन्फर्म है अकबर के साथ। अब महाराणा के सामने दो चॉइस है, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करो और ऐश करो, दूसरा तरीका है अकबर की अधीनता न स्वीकार करके और जो परिणाम है उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर अधीनता स्वीकार करके ये ऐशो आराम करते हैं तो एक तो कुल परंपरा का उल्लंघन है और इनके आगे महाराणा लगे शब्द का कोई औचित्य नहीं रहेगा अगर ये अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो रास्ता तो दूसरा ही चूज करेंगे, और दूसरा रास्ता संकट से भरा हुआ है लेकिन फिर भी स्वाभिमान की ओर ले जाता है दूसरा रास्ता। तो महाराणा दूसरा रास्ता ही अपनाएंगे, अकबर का विरोध करेंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। लड़ाई तो होगी अकबर के साथ, और अकबर कितना शक्तिशाली है वो अंदाजा लगा लो कि अकबर की सीमा इधर तो फैली हुई है लाहौर तक, इधर जा चुकी है बंगाल तक, नीचे आ चुकी है उड़ीसा तक, यानी इतने बड़े भारत का मालिक है। वर्तमान भारत से भी बड़ा भारत था अकबर के पास, और महाराणा के पास कितना मेवाड़ है, जितना मेवाड़ है उनमें से आधा, और उसमें से भी ओनली एक ही दुर्ग है, कौन सा? कुंभ। बात करें लड़ाई जो होगी, युद्ध जो होगा वो तो सैनिक शक्ति के बल पर होगा। ये तो देखिए कि दोनों के पास सैनिक शक्ति कितनी है भाई, उसका तो बात ही बता दिया कि वर्तमान भारत से बड़ा भारत है, तो उसकी तो छोड़ो बात ही, उसके पास कितनी बड़ी सेना है। बात ये करें कि अपने पास कितनी है। जब राणा बने हैं 72 में, उस समय इनकी सैनिक शक्ति कितनी मजबूत है। देखो थोड़ा सा बैक चलो, महाराणा कब बने? 1572। थोड़ा सा बैक आओ, 1568, चित्तौड़ का तीसरा साल। सैनिक तो वीरगति को प्राप्त हुए थे, भयंकर युद्ध हुआ था, अकबर ने इसका परिणाम देखा ही था। थोड़ा सा और बैक चलो, 1535, चित्तौड़ का दूसरा साल। थोड़ा सा और बैक चलो, 1527, खानवा युद्ध। इतने समय में मेवाड़ में 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं। इसका मतलब सैनिक शक्ति भी क्या है? कमजोर है। अब महाराणा का मेन उद्देश्य एक ही रहेगा, किसी तरीके से सैनिक शक्ति मजबूत करो। युद्ध तो होगा, तो सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए इन्होंने नए नए सैनिकों की भर्ती की। आज की तरह ही होता था, सेना में भर्ती होती थी, पैसे मिलते थे, तो नए नए सैनिकों की भर्ती की, भीलों से दोस्ती की, और एक मैन भील का नाम आएगा जिसका आप सभी नाम जानते हो, क्या? पूंजा। मात्र 6 महीने हुए राणा बने हुए, और उधर से प्रोसेस शुरू हो गई, किधर से? अकबर ने मात्र 6 महीने बाद ही अपने शांति अभियान शुरू कर दिए। सबसे पहले वो किसको भेजेगा? जलाल। एक अभियान 1572 में आएगा, 3 अभियान 1573 में। प्रत्येक अभियान का हम विश्लेषण करेंगे। देखो, अकबर ने सबसे पहले शांति अभियान समझाने के लिए कि ये फायदे हैं, ये नुकसान है अधीनता के, सबसे पहले जलाल खां को भेजा। अब महाराणा को इसके साथ कैसा व्यवहार करना है? जलाल खां के साथ महाराणा का उद्देश्य क्या है? भाई वीर तो है, ये बात तो सबको पता है, बुद्धि के हिसाब में कैसे? महाराणा में वीरता भी थी और बुद्धि भी थी। महाराणा का उद्देश्य एक ही था कि ये जो अकबर के साथ युद्ध होने वाला है, इस युद्ध को मैं थोड़ा सा आगे खिसका दूं। अगर तुरंत युद्ध हो जाता है 72 में, तो आपको पता है 72 में तो महाराणा बने ही है, वो सैनिक शक्ति कमजोर है, तो महाराणा ये चाहते हैं कि इस युद्ध को थोड़ा सा आगे खिसका दूं। थोड़ा सा अगर आगे खिसक गया तो मैं अपनी सैनिक शक्ति मजबूत कर दूं और उसके बराबर खड़ा हूं। तो जलाल खां के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि जिससे ये नाराज ना हो और युद्ध 72 में ना हो। तो कोई ना कोई कमी निकाल के महाराणा अभियान को वापस भेज रहे। जलाल खां के साथ ही ऐसा ही व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया गया इसके साथ में। जैसे अपन को क्या होता है कि शादी करें, शादी हमें करनी नहीं,
छोरी गया छोरो रिश्तो आए, मना हम करना नहीं चाहते। तो फिर एक ऐसा तरीका भी तो है, कभी मार छोरो वो मार छोरी को मामू गेट ही रहा, वो आओ वो ही करे, मार तो रिश्ता रास्ता वो ही करे। इसका मतलब हमने ना तो हाँ कहा और ना कहा, बात को अदर जुर्म में छोड़ दिया। बोले बस पुलिस को पेपर हो जाए 3 महीना बाद और फिर हम बता दें हमें। इसका मतलब ना तो हाँ कहा और ना ही ना। जलाल खां को ना हाँ कहा ना कहा, जलाल खां वापस लौट गया। पहला अभियान क्या हो गया, ऐसा अकबर ने सोचा यार हो सकता है एक मुसलमान को भेजा इसलिए कोई रिसर्च नहीं निकला होगा, ऐसा करते हैं किसी समाज के व्यक्ति को भेज दे। पहली बात तो समाज के व्यक्ति का अलग इफेक्ट पड़ता है, और अगर सेम जातियां हैं तो इसमें बात करने में भी सहूलियत होगी। तो इधर वाली साइड से ही आ रहा था मानसिंह, और बीच में ही अकबर ने संदेश भेजा कि आप महाराणा की ओर जाओ। तो दूसरे अभियान के रूप में कौन आएगा, मानसिंह। इस समय मानसिंह राजा नहीं है, क्या है, कुंवर मानसिंह है। अब मानसिंह के साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या बातें हुई, राजपूताने में तो अनेक कहानियां हैं, लेकिन हम इनका जिक्र कर लेते हैं। बढ़िया, इनकी मुलाकात कहां हुई, ये विवादित है। गोपीनाथ शर्मा कहता है गोगुंदा में हुई, टोड कहता है उदयसागर झील पर हुई, और कुछ ग्रंथों में लिखा है पिछोला झील पर हुई। तो हम मानसिंह और महाराणा की मुलाकात कहां करवा देते हैं, उदयसागर झील पे करवा देते हैं। बढ़िया रात्रि भोज का आयोजन किया गया, बढ़िया चौकी बनवाई गई और बढ़िया शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाया गया। शाम को खाने का वक्त हुआ। कहते हैं कि महाराणा की ओर से खाना खाने के लिए महाराणा ने अपने पुत्र को भेज दिया, किसको, कुंवर अमर सिंह। कुंवर अमर सिंह को देख के मान सिंह का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मान सिंह जानता था ये कि महाराणा मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता। वो मुझे विधर्मी समझते हैं कि तुम मुसलमानों के साथ रहते हो, तो विधर्मी समझने की वजह से वो मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता। जैसे ही खाना तैयार हुआ खाने के लिए, एक वो लियो, जैसे ही मान सिंह ने पूछ लिया कि राणा जी को लिया, तो अमर सिंह बोले राणा जी तो थोड़ा सो सिरदर्द हो, कारण को नहीं आ पाया। तो मान सिंह ने छोड़ दिया वहीं पर खाना, चलो ही कौन करे, बोल चलो तो आगे करूंगा वापस। सिरदर्द मन पता है कि सिरदर्द है, और सिरदर्द की गोली मैं ले गया आऊंगा। तो वहां पर कोई सरदार खड़ा था, कोई राजपूत, उसने कह दिया बोला जी यार अंत तेरे मुंह पे नोट नहीं, अगर तुम आओगे अकेले तो जहां जचे वहां अपनी जगह तय कर लेना, और अगर अकबर को साथ लेके आओ तो फिर हम तुम्हारा मालपुरा में ही स्वागत कर देंगे, क्योंकि मालपुरा के आगे मेवाड़ शुरू हो जाता था। अब बताते हैं मान सिंह वापस चला गया, नाराज होती। अब राजपूता में बहुत आपने कभी कहावत सुनी कि कुत्ता बेड़ी खीर, कुत्ता बेड़ी खीर, ये कहावत यहीं से शुरू हुई थी। कहते हैं कि मान सिंह के जाने के बाद ये चौकी खुड़वाई गई, यहाँ गंगा जल छिड़कवाया गया, वो खाना कुत्तों को दिया गया, वो खीर थी, कुत्ता बेड़ी खीर कहावत शुरू होती। अब हम इस बात का जिक्र करें कि ये जो कहानी राजपूताने में प्रचलन में आई कि मान सिंह का अपमान हुआ, वापस गया, क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। देखो, आपको मैंने महाराणा की नीति बताई थी कि महाराणा का उद्देश्य था इस युद्ध को थोड़ा आगे खिसकाना, यही तो है। तो फिर वो ऐसी गलती क्यों करेंगे, मान सिंह को नाराज क्यों करेंगे। मान सिंह की अगर यहां बेइज्जती हुई होती तो ये युद्ध 76 में नहीं होता, ये युद्ध 73 में ही हो जाता। पहला प्रमाण तो ये कि मान सिंह के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि मान सिंह के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, इसका अगर मान सिंह की यहां बेइज्जती की होती तो कभी भी तीसरे अभियान के रूप में मान सिंह का पिता भगवान दास नहीं था। भगवान दास आया है, इसका मतलब मान सिंह के साथ भी अच्छा व्यवहार किया गया। तीसरे अभियान के रूप में भगवान दास आया, बातें चीतें हुई, लेकिन भगवान दास ने भी जय माता जी करके वापस। लास्ट एक ट्राई और कर लेते हैं, टोडर दिसंबर में आया टोडर। 2 अभियानों के बाद में कन्फर्म हो चुका है कि अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। सामने दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। फिर भी अकबर अभियान पे अभियान क्यों बेच रहा है भी, अकबर की इसके पीछे क्या साइकोलॉजी। भाई 2 अभियानों के बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, मान सिंह के बाद कन्फर्म हो चुका है, फिर भी क्यों भेज रहा है। अकबर अभियान इसलिए भेज रहा है कि अकबर भारत का महान राजा बनना चाह रहा है। जैसे हमें पाकिस्तान पे आक्रमण करना, यह भी कन्फर्म है कि पाकिस्तान तो कमजोर है, तो युद्ध के अंदर परिणाम भी पहले से पता होता है। तो पाकिस्तान पे हमें आक्रमण करना है तो हम विश्व की जनता के सामने 1-2 शांति वार्ताएं करेंगे, भारत को भी पता चला पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता होगी, और फिर हम युद्ध करेंगे ताकि जनता की सहानुभूति मिले, विश्व के और लोगों की सहानुभूति मिले। बोले भारत युद्ध नहीं चाहता, युद्ध कौन चाहता है, पाकिस्तान। अकबर बड़ा बादशाह बनना चाह रहा है कि देखो मेरे का नहीं कोई कमी है, मैं देखो शांति अभियान भेज रहा हूं, लेकिन मान कौन रहा है, ये नहीं मान रहा है। युद्ध कौन चाहता है, युद्ध महाराणा प्रताप चाहते हैं, युद्ध मैं नहीं चाहता। मैंने पूरी ट्राई की अपनी तरफ से, और ये बात अबुल फजल खुद लिखता है अपने ग्रंथ में
कि महाराणा प्रताप एक हट्टी, जिद्दी और घमंडी राजा है, तो इसका मतलब वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि देखो मैं युद्ध नहीं चाहता, युद्ध महाराणा का। चारों अभियान हो गए असफल। इन अभियानों का एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, या तो अभियान कोई सूत्र की भी कहां जरूरत है इसमें। सबसे पहले एक मुसलमान को, फिर बेटो कोई काम बिगाड़ दे, बाप जा, लास्ट ऑर्डर में, तो एकदम कोई सूत्र की भी इसमें कहीं जरूरत नहीं है। एक अभियान 72 में, 3 73 के बाद क्या आ गया 74। 74 में कोई प्रोसेस नहीं हुई। 74 के बाद क्या आ गया 75। 75 में भी दोनों तरफ से कोई प्रोसेस नहीं। अब इतिहासकार तो ये कहते हैं कि अकबर ने 2 साल का टाइम और दिया महाराणा को सोच विचार करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। अकबर की मजबूरी थी 2 साल और देना। क्यों? क्योंकि 1574 में अकबर बंगाल बिहार अभियानों में उलझा हुआ था और 1575 में अकबर चंद्रसेन के विरुद्ध उलझा हुआ था। 1576 में अकबर फ्री हुआ है और फ्री होकर अब ध्यान दिया है उसने किसकी तरफ, मेवाड़ की ओर। ठीक है। उस समय अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई थी कब 1585, और 1585 में अकबर ने राजधानी बना ली थी किसको, लाहौर। 1585 महाराणा प्रताप के टोटल जीवन को, शासनकाल जो 25 वर्ष किया, उस शासनकाल को आप 2 पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो तो है उनके राणा बनने के बाद 1572 से 85 में राजधानी लाहौर होगी। दूसरा पार्ट है 85 से उनकी मृत्यु तक 97। 2 पार्टों में कैसे बन गया? इस पार्ट के बीच में तो ताउम्र ये युद्धों में उलझे हैं, युद्ध होंगे। 85 के बाद इनका स्वर्ण काल माना जाता है। 85 के बाद महाराणा के जीवन में ना तो अकबर की तरफ से कोई अभियान आया और ना ही कोई युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि अकबर ने इधर ध्यान देना बंद कर दिया था। अकबर ने राजधानी 85 में लाहौर बना दिया। तो जितना भी कार्य होगा वो 72 से 85 के बीच होगा। फतेहपुर सीकरी से अकबर बड़े दल बल के साथ रवाना हुआ और सीधा पहुंच गया कहां, अजमेर। अजमेर में एक दुर्ग है मेज। 15-20 दिन तक यही वार्ताएं चलती रही, कोई निर्णय नहीं हुआ है। तैयारियां हो रही है कि आगे जो होगा भावी युद्ध होगा, उस युद्ध में किसको राणा बनाए, किसको सेनापति बनाए। लंबी वार्ताएं चली और लास्ट में अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया कि महाराणा के विरुद्ध सेना जा रही है, उस सेना का मुख्य सेनापति बनेगा मान सिंह और दूसरा मुख्य सेनापति बनेगा असफ खान। जैसे ही मान सिंह के सेनापति बनने की घोषणा हुई, घोषणा होते ही अकबर का इसका बहुत विरोध हुआ। मुख्य सेनापतियों ने विरोध किया, बोले एक राजपूत के खिलाफ एक राजपूत को सेनापति मत बना, कहीं पक्षपात हो सकता है। नब्बी खां था वो तो आया ही नहीं था, बोले इस मुस्लिम सेना का अगर एक सेनापति हिंदू बनेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि इतना विरोध होने के बाद भी अकबर ने सेनापति नहीं बदला और इसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि सेनापति मान सिंह को बनाऊंगा, तभी तो उसने फतेहपुर सीकरी में घोषणा नहीं की, अजमेर में आके घोषणा की कि सेना का मुख्य सेनापति मान सिंह बनेगा। तो मान सिंह में ऐसा क्या देखा अकबर ने कि इसको सेनापति बनाया? उम्र देखें तो मान सिंह का जन्म है 1550 में और महाराणा प्रताप का 1542, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। हाँ 1540, तो 10 साल का डिफरेंस है। तो फिर ऐसा क्या देखा मान सिंह ने कि इसको सेनापति बनाया? देखो इसके पीछे, सेनापति बनाने के पीछे कई रीजन है। एक तीर से कई शिकार कर रहा है यहां अकबर। पहला उद्देश्य तो यह है, अकबर की सेना में भी तो राजपूत थे, सैनिक है वो तो कहीं भर्ती होंगे। अकबर की सेना में भी बहुत सारे राजपूत थे और मेवाड़ के अधीन, राजस्थान की ऐसी कोई रियासत ही नहीं है जो कभी मेवाड़ के अधीन ना हो। महाराणा कुंभा ने मंडोर पर अधिकार किया था। खानवा युद्ध में कौन गया था? आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, वो एक सामंत की हैसियत से गया था, ना कि स्वतंत्र राजा के रूप में। तो आमेर भी रह चुकी है कभी मेवाड़ के अधीन। तो प्रत्येक राजपूत का एक आदर का भाव है मेवाड़ रियासत के प्रति। महाराणा के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें शंका हो रही है, इस शंका को दूर करने के लिए उसने मुख्य सेनापति किसको बना दिया? मान सिंह। एक कारण तो ये सेनापति बनाने के लिए, कहीं ना कहीं मान सिंह के मन में वो टीस तो है, कौन सी? अधीनता स्वीकार नहीं की, कहना तो नहीं माना, कहीं ना कहीं वो टीस भी है। इस वजह से भी मान सिंह को सेनापति बनाया है अकबर। तीसरा कारण, जब सेनाएं आपस में युद्ध करना शुरू होगी, मुगल पीछे हट जाएंगे और लास्ट में मान सिंह के सैनिक बचेंगे और इधर महाराणा के। एक तरीके से राजपूतों को ही राजपूतों से आपस में लड़ा दिया, किसको सेनापति बना के? मान सिंह को। यह नीति भी अकबर की यहां से जो भी हो। और फिर पहला ही ऐसा मामला आया है कि जब किसी हिंदू को इतने बड़े अभियान का सेनापति बनाया है अकबर।
अगर एक और देखें ना, मान सिंह का पिता था भगवंत दास। कहते हैं कि भगवंत दास उदय सिंह के दरबार में था, बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो महाराणा जो है वो इन लोगों को बागी समझता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति आपके अधीन रहा हो और वो आपको कभी ललकारे युद्ध में, तो आपको डबल गुस्सा आता है, काल तानी तो मेरे नौकर हो, आज मनी चुनौती दे। तो मान सिंह को सेनापति बनाने की वजह से महाराणा को डबल गुस्सा आएगा और कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, मैदान में आके लड़ना शुरू कर देंगे या फिर कहीं ना कहीं गलती करेंगे। इस वजह से भी उसने मुख्य सेनापति किसको बनाया है? मान सिंह को। अब मान सिंह दल बल के साथ रवाना हुआ और अपना पहला पड़ाव कहां डाला? मांडलगढ़। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा। अप्रैल में मान सिंह मांडलगढ़ पहुंच गया, अप्रैल 1576। बराबर सूचनाएं पहुंच रही है, महाराणा को भी सूचनाएं मिल रही है और महाराणा ने भी युद्ध की तैयारियां करती। महाराणा के पास एक ही दुर्ग है, कौन सा? कुंभल। हल्दी घाटी युद्ध हमें भी उस समय तो नहीं पता है कौन सा युद्ध होगा, लेकिन हमें अब तो पता है कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी युद्ध की मुगलों ने यानी अकबर ने योजना किस दुर्ग में बनाई? और यहां महाराणा ने किस दुर्ग में बनाई? कुंभल। और महाराणा इधर से रवाना होकर पहुंच गए गोगुंडा, अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मान सिंह यहां 2 माह तक रुका मांडलगढ़। इतना टाइम यहां क्यों लगाया? ये भी सोचने की बात है कि यहां मेवाड़ की भूमि में पहुंचने के बाद 2 महीने क्यों लगाए, 2 महीने क्यों रुका मांडलगढ़? ऐसा कहते हैं, एक तो कारण ये है कि जब सेना रवाना होती है तो एक साथ ही है, लेकिन ये दूरी भी तो बहुत ज्यादा है अजमेर मांडलगढ़, तो सेना 8, 10, 15 किलोमीटर में फैल जाती है। लास्ट में एक स्थान पर रुकेंगे और सारी सेना इकट्ठा होगी। एक कारण तो ये, लेकिन इस कारण में भी 2 माह नहीं लगे। तो फिर हो सकता है मान सिंह के दिमाग में ये बात चल रही हो कि क्या पता अब तो सेना आ गई, महाराणा को सूचना मिल गई, क्या पता अब भी अधीनता स्वीकार कर लो। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन कहीं कारण ये भी हो सकता है कि मान सिंह ये सोचता है कि क्या पता हमें आगे नहीं जाना पड़े और महाराणा खुद ही आ जाए, यहां मांडलगढ़ में आक्रमण कर दे, यही युद्ध हो जाए। इधर से महाराणा ने तैयारियां भी कर ली, वो चलो मांडलगढ़ ही चलते हैं। तो महाराणा के सामंतों ने मना कर दिया, बोल वो आ रहे हैं तो उनको ही आने दो। मांडलगढ़ में अगर हम आक्रमण करेंगे तो अपने नुकसान पहला तो ये होगा कि मांडलगढ़ से अजमेर का रास्ता है, वहां से वो अतिरिक्त सेना बुला लेंगे, उन्हें पहाड़ियों में आने तो पहाड़ियों में गिरेंगे। यहां महाराणा को विचार अच्छा लगा, बोल चलो ठीक है वेट करके आने दो उनको। दोनों तरफ से कोई प्रोसेस नहीं हुई तो मान सिंह रवाना हो गया कहां से? मांडलगढ़ से। मान सिंह रवाना होके और पहुंच गया एक पहाड़ी है खमलोग। मान सिंह ने अपना पड़ाव डाल दिया कहां? खमलोग। इधर अपनी तैयारियां पूरी है और अपन की पहले से ही सेना है कहां पर? गोल। दोनों के बीच में एक छोटी सी तंग पहाड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं ज्यादा चौड़ी भी नहीं है, वो तंग पहाड़ी सी है बीच में और वो पीले रंग की। पीले रंग की हो नहीं बचों की बोले हल्दी। पहले तो युद्ध की व्यू रचना देखते हैं, दोनों सेनाएं किस तरीके से व्यवस्थित की गई है वो देखते हैं, युद्ध में कैसे व्यवस्था की जाती है। राजा बीच में रहेगा, यानी महाराणा प्रताप बीच में है, अपने घोड़े के ऊपर चेतक। चेतक चेतक एक ही बात है, और भामाशाह भी साथ में ही यहीं पर उसका भाई ताराचंद भी, और इधर बीच में कौन आ जाएगा? मान सिंह। हाथी मर्दाना। मान सिंह जो बैठा है वो हाथी के ऊपर बैठा है, मर्दाना हाथी के ऊपर। राजा के आगे एक सेना रहती है और उस सेना को बोला जाता है हरावल सेना। हरावल इधर भी कहां रहेगी? इधर भी रहेगी हरावल। फिर राजा के इस साइड में एक सेना रहती है, ये दाई कौन सी साइड हो गई है? बाई। और इधर भी एक सेना रहती है दाई, इधर भी एक सेना रहेगी, इधर भी एक सेना रहेगी। इन सब में जो इंपॉर्टेंट सेना होती है वो होती है हरावल सेना। और हरावल सेना में लगना बड़ा ही गौरव का विषय होता है, यानी ये तो ऐसे बोलते थे महाराजा जी हरावल सेना। और हरावल सेना में हमेशा ही चुड़ावत रहते थे। मेवाड़ में हरावल सेना में गौरव जो प्राप्त है वो चुड़ावतों को प्राप्त है। अमर सिंह के समय सत्तावत भी मजबूत हो गए और चुड़ावत और सत्तावत आपस में लड़ने लग गए थे। किसके लिए? कि हरावल सेना में सत्तावत बोले जी हम रहेंगे, हमेशा चुड़ावत रहते हैं हम रहेंगे। तो अमर सिंह की समस्या आ गई कि निर्णय क्या करें, किसको रखें हरावल सेना में। तब अमर सिंह ने एक दुर्ग है ऊंटाला का किला, इस पर जहांगीर का अधिकार था। बोले इस ऊंटाला किले को जो पहले जीतेगा, पहले इस दुर्ग में जो प्रवेश करेगा हरावल सेना में वही रहेगा। तो सत्तावतों ने आगे से आक्रमण किया बल्लू सत्तावत के नेतृत्व में, और चुड़ावतों ने पीछे से किया दुर्ग के। तो दुर्ग के आगे जो है ना वो गेट है, गेट का आगे किला ना गिरी और हाथी का दांत आपको नहीं। बोले वो गेट तो टूटेगा ही कोई। तो फिर एक काम करो, एक आदमी आगे खड़े हो जाओ किला में। तो बल्लू सत्तावत खुद आगे खड़ा हो गया। अब इधर से दरवाजा टूटने लगा
चुड़ावतों को लगा कि वो पहले प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि एक चुड़ावत ने अपनी गर्दन काट के अंदर ली, बोल पहले हमने प्रवेश किया है। और बाद में हरावल सेना में रहने का गौरव किनको मिला? चुड़ावतों को। अमर सिंह ने दोनों को अच्छा इनाम दिया, लेकिन हरावल सेना में कौन रहे? चुड़ावत। तो हरावल सेना में रहना एक गौरव का विषय था। महाराणा की हरावल सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूर ने किया और करसनदास चुड़ावत तो नहीं है हरावल सेना में, और करसनदास चुड़ावत भी किसमें है? हरावल सेना में। हाकिम खां सूर ने बड़ी वीरता से लड़ा था यहां, और इसने कहा भी था कि आज मेरे हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़ा सकता। ये जब वीरगति को प्राप्त हुआ, कहते हैं कि महाराणा ने इसके हाथ से तलवार छुड़वानी चाहिए तो वो निकली नहीं थी, तो तलवार सहित इसको दफना दिया गया था। इसका मकबरा कहां है? खमनोर के अंदर। हरावल सेना इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जब आक्रमण होगा ना, मान सिंह की हरावल सेना का नेतृत्व किया था सैयद खां, आसफ खां, जगन्नाथ कछवार। जब युद्ध की शुरुआत होगी तो ये जो बायां है वो दाएं पे आक्रमण करेगा, ये दायां बाएं पे करेगा, और हरावल सेना पे आक्रमण करेगी। अगर हरावल सेना कमजोर है तो पांव तो पहले ही उड़ जाएंगे, इसीलिए हरावल सेना सबसे इंपॉर्टेंट सेना। राजा के पीछे भी एक सेना रहती है, उस सेना को बोला जाता है चंद्रावत। यानी हरावल का अपोजिट क्या होता है? चंद्रावत। चंद्रावत सेना का नेतृत्व उस भील ने किया था, पुंजा। पुंजा ऐसा भील है जिसे महाराणा ने राणा लगाने की इजाजत दी। मेवाड़ के सिक्कों में एक तरफ महाराणा का चित्र है, दूसरी तरफ पुंजा का। तो राणा पुंजा ये भील सेना का नेतृत्व कर रहा है पहाड़ियों में, और इसने भी बहुत परेशान किया था मुगलों को। उधर मानसिंह की चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा है मेहतर खां, माधो सिंह। इसको तो जरूरी नहीं है, लेकिन मेहतर खां नाम आपको याद रखना जरूरी है। इधर महाराणा के इस साइड की जो सेना है यहां की, उसका नेतृत्व कर रहा है जाला बीता, मान सिंह सोनगरा। और महाराणा की जो ये सेना है इधर नेतृत्व कर रहा है राम शाह तंवर, और इसके 3 पुत्र। इस युद्ध में तंवर जितने भी लड़े थे उनमें से एक भी नहीं बचा था। ये तो व्यवस्था हो गई। मान सिंह के साथ एक इतिहासकार भी आया था जिसका नाम था बदायूं। इसको भी सैनिक दे रखे हैं। वैसे तो ये गाजी बनने के लिए आया है, इस युद्ध में स्पेशल लिख रहा है, युद्ध का आंखों देखा हाल लिख रहा है, लाइव साइड में बैठा है। इधर ये आया, इधर महाराणा आया, इधर उनका हाथी आया, ये आया, इसने वीरता दिखाई। ये वैसे तो बहुत बड़ा चमचा था अकबर का, लेकिन इस युद्ध का जो इसने वर्णन किया ना, वो बिना पक्षपात किया था। सारी की सारी बातें इसने सही लिखी है इस युद्ध की। बीच बीच में लिख रहा है, मौका मिले तो लड़ाई भी करिए, पाछा आगे अपना नोट्स बना लाए जाए, बढ़िया नोट्स। अब जो है, अब हम एक बात की और चर्चा करें। अब तो दोनों सेना आमने सामने है, सेनाएं आमने सामने खड़ी है। इस समय कौन मजबूत है? भी वो तो बता दी कि उस हिसाब से तुलना की तो अकबर मजबूत था। वर्तमान में कौन मजबूत है? दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी है, अब कौन मजबूत है? चलो देखते हैं कि अब कौन मजबूत है। महाराणा के जीवन का यह पहला ही युद्ध। अनुभव की बात करें कि अनुभव कितना है। 72 में राणा बनने के बाद उनके जीवन का यह पहला युद्ध। इसका मतलब युद्धों का अनुभव तो नहीं है महाराणा को, पहला युद्ध, और वो भी सीधा किसके साथ? अकबर के साथ। हां भाई, जब वो राजकुमार थे तब उन्होंने युद्धों में भाग लिया था, लेकिन वो तो एक राजकुमार के रूप में लिया था। महाराणा बनने के बाद उनके जीवन का यह पहला युद्ध। तो सैनिक शक्ति से जीते जाते हैं। सैनिक शक्ति देखिए कि किसकी कमजोर है, किसकी मजबूत है। क्या इस युद्धों में तोपों का प्रयोग हुआ? बिल्कुल हुआ। मान सिंह जो छोटे मोटे तोप लेके आया था, क्योंकि इन पहाड़ियों में बड़े तोपों को ले जाना असंभव था, तो छोटे मोटे तोप थे। महाराणा के पास किसी प्रकार का कोई तोप नहीं था। सैनिक शक्ति की बात करें तो मेवाड़ की ख्यातों में तो यह लिखा हुआ है कि मान सिंह के पास 80,000 सेना थी, महाराणा के पास 20,000 सेना, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार महाराणा के पास कितनी सेना थी? 20,000, यानी ये तो 1:4 है। नैर से ये कहता है कि मान सिंह के पास 40,000 सेना थी और महाराणा के पास 9 से 10,000 सेना थी। ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो फिर हम किसकी सही मानेंगे? हम तो उसकी सही मानेंगे जो लाइव देख रहा है। बदायूं कहता है कि मान सिंह के पास 5,000 सैनिक थे और महाराणा के पास 3,000 सैनिक। तो भी सेना का अनुपात भी क्या हो गया? 2:1। अनुभव की बात करें तो महाराणा के जीवन का पहला युद्ध है। सैनिक शक्ति की बात करें तो भी मान सिंह के मुकाबले में सेना क्या है? कम है। अब मैदान में खड़े हैं, तारीख 2 तारीख आती है, दोनों ही सही है, आपको दोनों याद करनी है। 18 या 21 जून 1596। युद्ध सुबह 8 बजे शुरू होगा।
और 5 से 6 घंटे युद्ध चलेगा, यानी लगभग 6 घंटे युद्ध चलेगा। अब हम बदायूं के अनुसार ही आगे का वर्णन करेंगे। बदायूं के अनुसार युद्ध की शुरुआत जो हुई है वो किन की ओर से हुई है? महाराणा की ओर से। महाराणा की ओर से एक हाथी बाहर निकल के आया, और जैसे ही हाथी बाहर निकल के आया तो सबसे पहले युद्धों में जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, भेरी वगैरह, और वो वाद्य यंत्र बजने शुरू होते हैं, और फिर वीर रस की कविता सुनाने वाले कवि शुरू हो जाते हैं, और दोनों ओर से युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही जो पहला आक्रमण था वो हरावल का। हरावल पे जैसे ही आक्रमण किया तो कहते हैं कि महाराणा ने इतने जबरदस्त तरीके से पहला आक्रमण किया कि मुगल सेना जो है वो यहां से भाग खड़ी। ये बात खुद बदायूं भी लिखता है, और खुद लिखता है कि मैं भी भाग खड़ा हुआ। पक्षपात करके बेचारे को सही तरीके से बदायूं लिखता है कि जबरदस्त आक्रमण हुआ, और आक्रमण के बीच में समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने आसफ खां से पूछ लिया कि समझ में ही नहीं आ रहा है, अपने वाले राजपूत कौन से, उनके वाले कौन से, किसको मारें? तब आसफ खान ने कहा कि तुम तो तीर चलाते जाओ, जिस भी साइड के राजपूत मर रहे हैं इस्लाम को तो फायदा ही है। मैंने भी कई तीर चलाए, काफिरों को मारा। ये काफिर शब्द काम देता है, जबकि ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। सिर्फ बदायूं नहीं बोल रहा है कि मैंने कई काफिरों को मारा। इतनी भीड़ थी कि एक भी तीर खाली नहीं गया। दोनों साइड की सेनाएं इस तरीके से लड़ रही थी कि लोगों ने अपना खून सस्ता और इज्जत महंगी कर दी। पहले पड़ाव में हमारी सेना भाग खड़ी हुई और भागकर 8 से 10 किलोमीटर तक फैल गई और बनास नदी तक चली गई। इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहा जाता है, खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध भी कहा, क्योंकि बदायूं इस तरीके से सेना को देख रहा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ महाराणा की सेना ही लड़ते हुए दिख रही थी पहले पड़ाव में। इसीलिए तो महाराणा कहां खड़े थे? गोगुंदा में। इसीलिए बदायूं ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। दोनों सेना जो है हमारी, मानसिंह भी कहते हैं कि भाग खड़ा हुआ था। दोनों सेना जो है वो बनास नदी में, मानसिंह की मुगलों की सेना बनास नदी तक चली गई। उस समय मेहतर खान ने बड़ी चतुराई दिखाई, और मेहतर खान ने हाथी पर चढ़कर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि बादशाह सलामत आ गई, बादशाह सलामत आ गई। ये नहीं लिखता है बदायूं की क्या आवाज लगाई, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इसने कहा कि बादशाह आ गए, बड़ी सेना लेके बादशाह का नाम सुन के जो सेना 8 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई थी, धीरे धीरे वो एक मैदान में आके इकट्ठा होने लग गई। बादशाह, इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है। अभी तक जो युद्ध चल रहा था वो तंग पहाड़ी में चल रहा था, और पहाड़ी में लड़ने में महाराणा की सेना को बिल्कुल भी समस्या नहीं आ रही, क्योंकि ये तो आदि थे इन पहाड़ियों से। मुगलों की बड़ी समस्या आ रही थी। मुगलों को पहाड़ियों में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, मुगल मैदान में लड़ने में एक्सपर्ट थे। अब जो मुगल है वो मैदान में आ गए, और इधर भी महाराणा की सेना भी जोश जोश में आके इनसे मैदान में आके लड़ना शुरू की, और सेना पीछे हटती हटती कहते हैं कि एक स्थान है रक्त तलाई तक चली गई। तो इस युद्ध का अन्य नाम और क्या है? रक्त तलाई का। यह युद्ध का पहला पड़ाव है जिसमें पूरी तरीके से महाराणा हावी रहे। अब आएगा दूसरा पड़ाव। दूसरा जो पड़ाव है पूरा का पूरा हाथियों का युद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी बोला जाता है। उस समय भी हाथियों की लड़ाइयों का बड़ा वर्चस्व था, और खुद भी लिखता है बदायूं कि हाथियों की चिंगार से पूरा हल्दी घाटी गूंज उठा। तो महाराणा ने अपना एक हाथी बाहर निकाला जिसका नाम था लूणा। इस लूणा हाथी को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने एक हाथी निकाला गजमुक्ता। दोनों आपस में लड़ रहे थे, और बाद में लूणा भी वापस आ गया और गजमुक्ता भी वापस आ गया। अब महाराणा ने एक इंपोर्टेड हाथी निकाल दिया जिसका नाम था राम प्रसाद। ये युद्ध में बड़ा एक्सपर्ट था। स्पेशल हाथी होते थे 2-4-5 जो युद्धों के लिए तैयार थे, और इस राम प्रसाद हाथी पर मुगलों की पहले से ही नजर थी। कहते हैं कि अकबर ने कभी मांगा था राम प्रसाद हाथी महाराणा से, और महाराणा मजाक में इस बात को टालते रहते थे। तो अब राम प्रसाद हाथी मैदान में उतार दिया। राम प्रसाद हाथी को चला रहा है प्रताप सिंह तंवर, महावत है इसका। तो राम प्रसाद हाथी को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने एक हाथी उतार दिया जिसका नाम था गजराज। अब अकेले गजराज से ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो मुगलों ने एक हाथी और लगा दिया जिसका नाम था रणमंदिर। अब अकेला राम प्रसाद 2 हाथियों से जूझ रहा है। अचानक ही प्रताप सिंह तंवर पर तीरों की बारिश हुई। प्रताप सिंह तंवर मारा। अब प्रताप सिंह तंवर जैसे ही मरा तो गजराज हाथी को चलाने वाला इस हाथी के ऊपर आ गया और राम प्रसाद हाथी को कर दिया कंट्रोल। अब युद्ध के बाद का दृश्य है, पहले बता देता हूं। जैसे युद्ध समाप्त हुआ, गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था मानसिंह ने। फिर बोले कि अकबर को कोई सूचना तो दो। सूचना कौन देगा? युद्ध के परिणाम कौन बताने जाएगा? अकबर को भी बड़ी इच्छा थी जल्दी से जल्दी इस युद्ध का परिणाम पता चले मुझे। फतेहपुर सीकरी चला गया अकबर वापस। अकबर ने मोहम्मद खान को भेजा भी था कि जानकारी लेके हल्दी घाटी युद्ध की। अब मान सिंह बोला कि देख बदायूं तेरा काम तो हो गया पूरा, तेरा लिखने का काम था। ऐसा कर अब तू जा इस राम प्रसाद हाथी को लेके और अकबर को युद्ध का परिणाम बता।
तो राम प्रसाद हाथी को लेके बदायूं रवाना हुआ। इसके साथ लगभग 300-400 सैनिक दिए और मानसिंह खुद भी मेवाड़ तक आया था इसको निकालने के लिए। तो शिकार का बहाना लेकर फिर इसको आगे निकाला। बदायूं 25 तारीख को फतेहपुर सीकरी पहुंचे। ये बात बदायूं खुद अपनी पुस्तक में लिखता है कि युद्ध की सूचना सब जगह पहुंच चुकी थी। लोगों ने रास्ते में मुझसे पूछा कि युद्ध का क्या परिणाम हुआ। जब मैंने कहा कि हम जीत गए तो मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। अब राम प्रसाद हाथी जो है वो भगवान दास ने जीत के गिफ्ट के रूप में अकबर के आगे पेश किया और अकबर ने कहा कि ये जीत तो मुझे मेरे पीर ने दिलाई। अपने राम बड़ा है, उनके पीर बड़ा है और इस हाथी का नाम क्या कर दिया था, पीर प्रसाद। ये तो युद्ध के बाद का परिणाम बाद में लेकिन हार हुई जीत हुई। उस समय के हिसाब से वो जीत के गिफ्ट ही लेके गया था कौन, बदायूं। ये है युद्ध का दूसरा परिणाम। जब हाथियों का युद्ध चल रहा था तब बदायूं ने लिखता है कि मानसिंह ने भी बड़ी वीरता दिखाई और मानसिंह जो है वो अपने हाथी को खुद चलाने लग गया। यानी महावत को तो कह दिया कि पीछे बैठ और मैं ड्राइव करूंगा, तो महावत की जगह मानसिंह खुद बैठ गया और सीधे मैदान के बीच में। महाराणा की भी इच्छा थी कि मानसिंह से सीधा सामना तो किया जाए। अब जैसे ही मानसिंह महाराणा को दिखे तो महाराणा को दोनों को आमने सामने तो होना ही होना था। ऐसा कहते हैं कि एक उल्लेख आता है कि अकबर जब चित्तौड़ अभियान पे आया था ना, उस समय अकबर की कोई संतान नहीं थी। सलीम का जन्म 1569 में हुआ था। तो अकबर बेचारे ने पीर फकीरा में घूमतो, तो जब चित्तौड़ अभियान पे आया था तब किसी साधु के पास गया था। बताया कि बड़ा चमत्कारी पूछन गए मेरे टबटी पर कद वापरे। तो अकबर जब उसके पास गए तो साधु ने बताया कि मैं चित्तौड़ अभियान पे चित्तौड़ जीतने के लिए आया हूं। तो साधु बोला कि चित्तौड़ को तू नहीं जीत पाएगा। वो चित्तौड़ को, वैसे चित्तौड़ को तो तू फतह हासिल कर लेगा लेकिन तुम महाराणा पर कभी विजय हासिल नहीं कर पाएगा। महाराणा पता उस समय वो कुंवर थे लेकिन चर्चा उन्हीं की ज्यादा होती थी। वो कुंवर प्रताप पे विजय हासिल नहीं कर पाएगा। और तेरे को इतनी हिदायत मैं देता हूं कि तू कभी भी महाराणा के सामने आमने सामने की लड़ाई में मत आ जाना। तो अकबर हमेशा ही बचता रहा था आमने सामने की लड़ाई से। अगर तुम जिस दिन आमने सामने की लड़ाई में आ गया उसी दिन तू मारा जाएगा। महाराणा क्या हो भी सकता है, क्यों? क्योंकि इस युद्ध भूमि में जब महाराणा मानसिंह तक पहुंच सकते हैं तो फिर अकबर तक भी पहुंच सकते थे। अगर अकबर तक पहुंच जाते तो किसी भी स्थिति में अकबर को नहीं छोड़ते। अब महाराणा के जो घोड़ा है एक्सपर्ट घोड़े थे, युद्धों के लिए तैयार होते थे। ये घोड़े काठियावाड़ी नस्ल के युद्धों में तैयार होते थे और जैसे ही घोड़े के पैर मारा घोड़ा समझ गया कि जाना कहां है, सीधा आया। बदायूं इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता है। अबुल फजल करता है, बदायूं प्रत्यक्ष दृष्टा होकर इस बात का वर्णन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही घोड़ा पहुंचा कहते हैं कि महाराणा ने चारों हाथी के चक्कर लगाया। वो मानसिंह अपनी वीरता दिखाओ प्रताप आ गए। अब घोड़े ने पैर लगाए ऊपर और उसके ऊपर महाराणा सीधे खड़े हुए और भाले से वार किया मानसिंह के ऊपर। हाथियां ने मुद्दा बना होता साइड में बड़ा बड़ा लोग मजबूत। मानसिंह उस औहदे में कूद गए और वो भाला उनके कवच में लगा। महाराणा ने समझा कि काम तो हो गया और घोड़े ने भी ये समझा कि काम हो गया। अब घोड़े ने अपने पैर वापस हटाने शुरू कर दिए। हाथियां में सुंदा लगा बड़ा बड़ा खंजर बंदे डालता तो इन्हें भी ने सूंद घुमाते ही चेतक की पिछली टांग तक। चेतक घायल तो हो चुका है लेकिन अब भी वो मैदान में खड़ा है और मालिक को भी एहसास नहीं होने दिया। ये सीन दूर खड़ा देख रहा था जहां भी था। ये बीच में आया और जबरदस्ती महाराणा का मुकुट ले लिया और जिद की कि आप यहां से निकलो, आप चारों ओर से गिर चुके हो और अगर आप बचोगे तो मेवाड़ बचेगा। तो महाराणा को चेतक घोड़ा घायल अवस्था में लगभग 2 मील तक लेके आया और बीच में इस तरीके का कोई दर्रा आता है तो पहाड़ी बीच में गए। अब ये तो युद्धों में एक्सपर्ट घोड़े हर चीज को समझते हैं। अब इस घोड़े को भी पता है कि हो सकता है मुगल पीछा कर रहे हैं। अगर कोई पीछा भी कर रहा है तो अगर मैंने ये गैप पार कर दिया ना तो मेरा स्वामी हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित है। उसने अपनी लास्ट ताकत लगाई और आगे जाके जहां गिरा वो स्थान है बलीचा और यहीं पर चेतक की हो गई मृत्यु। महाराणा ने यहां पर चेतक का स्मारक के रूप में चबूतरा वगैरह बनवाया था। अब यहां पर एक इधर वाले जिक्र बाद में करेंगे। यहां पर एक कहानी आती है जो राजपूताना में बड़ी प्रचलित है कि 2 मुगलों ने पीछा किया। तब कहते हैं कि शक्ति सिंह गया, शक्ति सिंह का भातृ प्रेम जागा, शक्ति सिंह गया, मिलन हुआ, अपना घोड़ा दिया। ये कहानी इतिहासकार कम मानते हैं इस बात को। क्यों नहीं मानते कि मैंने एक बात बताई थी कि अकबर के आक्रमण की सूचना किसने दी थी उदय सिंह को, तो शक्ति सिंह तो उस समय ही आ गया था अकबर को छोड़ के। तो इतिहासकार गोपीनाथ भी यही मानते हैं कि शक्ति सिंह चित्तौड़ के 3रे साके में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इस कहानी को एक तरीके से दंत कहानी से जो प्रचलन में आ गई। चलो जो भी हो कि कहां तक सत्य है लेकिन प्रचलन में ज्यादा ये शक्ति सिंह वाली कहानी ठीक है। गुरु जी, मुगलों ने वो मुकुट देखा झाला पिता के और समझा कि ये एक साथ सैकड़ों तलवारें आई और झाला पिता यहीं पर वीर गति को प्राप्त। अब यहां से तुरंत इस युद्ध के तुरंत बाद मानसिंह को सूचना मिली कि महाराणा तो गोगुंदा गई, क्योंकि इन्हें सूचना मिली कि महाराणा तो बच गए। तो मानसिंह ने उसी दिन गोगुंदा पर अधिकार कर दिया। 23 तारीख को दिया वैसे गोगुंदा पर अधिकार।
महाराणा पहुंचे कोल्यार गांव, तुरंत युद्ध के बाद कोल्यार गांव पहुंचे और यहां पर जितने भी घायल सैनिक हुए उन सबका क्या किया, उपचार। फिर आए थे गोविंदा मान सिंह को सूचना पाते मिली और इसके बाद थोड़े से समय के लिए महाराणा ने ऐसा ही राजधानी बनाई थी आंवरगढ़। और वैसे अभी प्रश्न भी पूछा था कि हल्दी घाटी के बाद महाराणा ने आगे के युद्धों का संचालन कहां से किया, तो कुंभलगढ़ युद्ध होगा, क्योंकि कुंभलगढ़ अभी तक उनके पास ही तो है। अस्थायी राजधानी बनाई आंवरगढ़ युद्ध के बाद, लेकिन राजधानी क्या रहेगी, कुंभलगढ़ ही है। अब गोकुंदा में आई, आते ही सूचना मिली कि महाराणा तो बच गई, अपन कोई दूसरे ने मार। तो मुगलों में एक भय व्याप्त हो गया, क्योंकि पहाड़ियां ही पहाड़ियां एक दूसरे का देश है। वो महाराणा छुपे हुए और इन पहाड़ियों में से रात को आक्रमण करेंगे। तो मान सिंह ने कहते हैं कि बड़ी बड़ी चारों दीवारें बनवाई, परकोटा टाइप बनवाया, बाढ़ लगवाई, खाइयां खुदवाई, इतनी चौड़ी खाइयां खुदवाई कि जिसको घोड़ा रात को भी जंप मार के पार में कर सके। मुगल एक तरीके से यहाँ गोकुंदा में इस तरीके से हो गए जैसे कैदी होते हैं ना, वैसे चारों ओर से महाराणा ने सहायता बंद कर दी। और इस युद्ध से पहले महाराणा ने घोषणा कर दी थी कि कोई भी फसल वगैरह नहीं उगाएगा, सारी की सारी फसलें पहले उजाड़ दी थी ताकि मुगलों को खाने पीने को कुछ ना मिले। और जहां से सहायता मिल रही थी वो दर्रे सारे बंद कर दी। मुगलों की यहाँ इतनी हालत खराब हुई कि आम खा के टाइम पास करना पड़ा, या फिर अपने साथ जो भी घोड़े गधे पशु थे उन पशुओं को मार के मांस खाना पड़ा। तो आम खाने से यहाँ मुगल बीमार भी हो गए थे गोकुंदा के। अब हम बात करते हैं युद्ध के परिणाम का। आगे का संचालन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा परिणाम लिखते। दोनों साइड के लोग अपनी जीत मानते हैं। अकबर तो अपनी जीत मान के खुशी मना रहा है और महाराणा अपनी जीत मान के खुशी, दोनों ही अपनी अपनी जीत मानते हैं इस युद्ध के अंदर। इतिहासकार, क्योंकि हार तो हम कह नहीं सकते, राजा की हार कब मानी जाती है, जब राजा पकड़ा जाए, राजा मारा जाए या राजा ने अधीनता स्वीकार कर। इन दोनों तीनों कामों में से कोई काम नहीं हुआ तो हम हार भी नहीं कह सकते। तो गोपीनाथ शर्मा यह कहता है कि यह युद्ध क्या है, अनिर्णित युद्ध है। लेकिन नवीन शोध और नई एनसीईआरटी में इसमें महाराणा प्रताप की क्या बता दी है, जीत बता दी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को जीत ही करना पड़ेगा। अब हम युद्ध के अंदर थोड़ी सी बात देखें। महाराणा ने अपने आप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल लिया, अपने आप को बचा लिया युद्ध में। अगर मान लो कि महाराणा युद्ध भूमि में बाहर नहीं निकलते और यहां पर वीरगति को प्राप्त होते तो क्या परिणाम आता, आगे का क्या परिणाम होता? आगे का परिणाम यह होता, महाराणा को इतिहास में जो सम्मान मिला है ना, वो इस युद्ध की वजह से नहीं, इस युद्ध के बाद जो संघर्ष किया उसके लिए है। अगर ये युद्ध तो एक टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद इन्होंने अपना तरीका बदल दिया। एक बात उनके समझ में आ गई कि मैं अकबर जैसे शक्तिशाली दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता, और जब आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो है छापामार युद्ध पद्धति। तो आगे के महाराणा जितने भी युद्ध करेंगे वो छापामार। अगर यहां पर युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होते तो महाराणा को वो सम्मान कभी नहीं मिलता, जैसे सांगा को नहीं मिला तो महाराणा को वो सम्मान कभी नहीं मिलता जो वर्तमान में है। तो और अगर यहां वीरगति को प्राप्त हो जाते ना तो उसी समय अकबर का अधिकार हो जाता पूरे मेवाड़ के ऊपर। अपने आप को बचा के उन्होंने पूरे मेवाड़ को ही बचा दिया। अब मान लो हम दूसरे परिणाम की बात करें, मान लो कि यहां पर मान सिंह महाराणा के हाथों अगर मारे जाते तो क्या परिणाम होता, तो क्या सही होता कि गलत होता? अगर यहां पर मान लो मान सिंह मारे जाते महाराणा के, तो इसका भी बहुत गलत परिणाम निकलता। क्या निकलता? क्योंकि अकबर तो पीछे हट जाता और मेवाड़ और आमेर वाले आपस में लड़ते। भाई मान सिंह मारे गए तो ये लड़ते दोनों आपस में, तो ये भी अच्छा हुआ कि मान सिंह या महाराणा के हाथों बच गए। मान सिंह जैसे ही पहुंचा तो अकबर नाराज हो गया और कई दिनों तक तो दरबार के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अब नाराज क्यों हुआ? अब कहते हैं क्योंकि बैज का लोग मान सिंह ने सेनापति बनाने पक्ष में को नहीं है, पंप मार दिया। मान सिंह ने पक्षपात करके मैदान पहले ही गए नाम भेजा। क्या युद्ध में कहीं मान सिंह ने पक्षपात किया है क्या? भाई हम बात करें कि किया है कि नहीं किया है, किया है। कुछ परिणाम देखिए तो हो सकता है कि देखो कहां का वो शक्ति सिंह वाली कहानी में भी ऐसा उल्लेख आता है कि जब दो मुगल सैनिक महाराणा के पीछे हुए तब मान सिंह ने शक्ति सिंह को भेजा था। लेकिन वो बात तो मैंने बता दी कि शक्ति सिंह वाली बात तो हो सकती है कि सही हो और नहीं भी। लेकिन ये बताओ कि भी मुगलों ने महाराणा का पीछा क्यों नहीं किया? भाई दो सैनिक का पीछा तो नहीं किया बाकी किसी ने, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मान सिंह का पक्षपात है, क्योंकि मान सिंह इस बात को जानता था कि अगर महाराणा पकड़े गए ना तो अकबर मारेगा, तो हो सकता है पक्षपात किया। चलो इस बात को भी हम मान लेते हैं, इतिहासकार कह देते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की हालत इतनी खराब हो गई उनकी हिम्मत ही नहीं रही कि वो पीछा करे। चलो ये भी मान लेते। एक तरीके से राजनीतिक रूप से देखें तो यहां पर मुगल हावी थे और मुगलों की आदत थी कि मुगल जिस क्षेत्र को जीत लेते थे ना उस क्षेत्र में फिर बुरी तरीके से लूटपाट करते। यहां पर भी आसफ खान ने कहा कि चलो लूटेंगे, तब मान सिंह ने कहा कि जब तक मैं सेनापति हूं ना
तब तक कोई लूटपाट नहीं करने दूंगा। मैं जो युद्ध कर रहा हूं वो पूर्णतः क्षत्रिय नियमों के तहत ही कर रहा हूं। तो यहां पर किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मानसिंह का पक्षपात। दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और साथ में इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके।